हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार यहाँ पर कराने वाली हूँ और ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे यहाँ पर आप लोगों को कराने वाली हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है ना, इनका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भाग 3 में। कहाँ पर हुआ है? भाग 3 में इनका उल्लेख किया है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और कौन सी अनुच्छेद? मौलिक अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 12 टू 35 में इसका उल्लेख किया। और ये कहाँ से लिया है? यूएसए से हमने ग्रहण किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने इनको लिया है। और फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट डिमांड उठाई थी फंडामेंटल राइट्स की, वो एनी बेसेंट के द्वारा उठाई गई थी वर्बल फॉर्म में। ठीक है, वर्बल फॉर्म में इन्होंने इसकी डिमांड को उठाया था। एंड फर्स्ट रिटन डिमांड है ना, फर्स्ट रिटन डिमांड की अगर मैं बात करूं, किसकी? फंडामेंटल राइट की, जो क्या की गई थी रिटन में। जो एक तो वर्बल की गई थी तो वो एनी बेसेंट नहीं, लेकिन रिटन में जो डिमांड की थी ना, वो की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। कब की थी? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। ठीक है। अच्छा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? फंडामेंटल राइट्स को। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एकदम से नहीं मिले। 1931 में कराची अधिवेशन यानी कि कराची सेशन होता है और यहीं पर फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। और इस सेशन में कांग्रेस के इस 1931 में जो कराची सेशन था, इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इस सेशन का आयोजन हुआ था और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की मांग होती है। 1935 के एक्ट और आज के संविधान में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है फंडामेंटल राइट्स का जो अंतर है। जो 1935 एक्ट में फंडामेंटल राइट नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू कमेटी है ना, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। और आगे अब देखो, मेन पॉइंट पे मैं आती हूँ, आपका आर्टिकल 12। आगे चीज़ें जितना जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया कि फर्स्ट डिमांड वर्बल रूप में किसने करी थी? एनी बेसेंट ने की थी। रिटर्न में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ की थी? नेहरू रिपोर्ट में। कांग्रेस ने कब उठाया था इस मांग को? 1931 कराची सेशन में। अध्यक्ष कौन थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अध्यक्षता इन्होंने की थी। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी जो ये आपकी 1931 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, इसमें गांधी जी के द्वारा फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि मैम आर्टिकल, वैसे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले वो 6 प्रकार की कौन से? एक है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 80। तो मैम 12 और 13 कहाँ है? तो इसलिए मैं 12 और 13 बता देती हूँ। 12 आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है? यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा अर्थात यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर स्टेट्स इंक्लूड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, राज्य सरकारें आती हैं, विधानमंडल आता है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, नगर पालिका, पंचायत, सभी संवैधानिक संस्थाएं और अधिकारी जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे राज्य की परिभाषा है। ठीक है। और आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? तो ये है आपका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनी विधि का निलंबन होता है। टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है। अब देखो भाई, अब बात करते हैं, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फंडामेंटल राइट्स कितने मिले हुए हैं? तो आपको 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अभी आप 1 बाय 1 करके इनको पढ़ने वाले हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट
एबोलिएशंस तो आपका आर्टिकल 23 एंड 24 में है, एक्सप्लोएशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करूं कल्चरल, है ना, आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 अर्थात सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में दिए गए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल्स रेमेडीज आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका कहाँ पर है, अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, रिट जारी करने का पावर यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 14 टू 18 जो आपका पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। सो क्या कहता है राइट टू इक्वालिटी में आपका आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, है ना, एक्सेप्शंस आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो ये एक अपवाद है। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता रहेगी सभी के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 15 की मैं बात करूँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, यानी कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कभी भी भेदभाव पर क्या है, भेदभाव पर प्रतिबंध के इस आर्टिकल में 15 में कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता। यहाँ पर अपवाद है ना, आर्टिकल 16(4), प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन पोस्ट फॉर SC एंड ST, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदों में क्या दिया गया, आरक्षण का प्रावधान 16(4) में क्या कहा गया, वहां पर प्रावधान हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के अंत की बात की गई है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, और एक्सेप्शंस यहाँ पर रहता है, अपवाद रहता है डॉक्टर्स, डिफेंस, ठीक है, बट तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रख, कैप्टन, मेजर, जनरल, ये जो हमारे टाइटल्स होते हैं इनके लिए यहाँ पर ये अपवाद है, बाकी उपाधियों का यहाँ पर अंत किया गया है। विदेशों से भी अगर हमें कोई टाइटल्स वगैरह देता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की अनुमति ज़रूरी होती है। राइट टू फ्रीडम, तो आर्टिकल 19 टू 22 यानी कि क्या है, यहाँ पर अनुच्छेद आपका जो 19 से 22 है वहाँ पर क्या बात की गई, स्वतंत्रता के अधिकार की। सो आर्टिकल 19, देयर आर 5 फ्रीडम्स, 5 प्रकार की स्वतंत्र, वैसे तो यहाँ पर आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो मेन देखते हैं। 19(1) में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वॉक यानी कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो कि 2005 से मिला है नागरिकों को, पहले नहीं था, लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये अलग है और वो जो है एक विधिक अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम टू नो, जानने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू बी कैप्ट साइलेंट, शांत रहने की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 19(1) के ये पार्ट्स में है। अब अनुच्छेद 19 सेकेंड है ना, 2, फ्रीडम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस और ए मीटिंग पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर है आपका 3rd है फ्रीडम टू मेक यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का 4th है फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी घूमने फिरने या विचरण करने की स्वतंत्रता यहाँ पर मिली हुई है। आर्टिकल 19 का 5th है फ्रीडम टू लाइव एनीवेयर इन इंडिया, भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, सो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑल डिफरेंसेस, अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अपराध सिद्ध, पहला पॉइंट, अपराध सिद्ध होने से पहले दोषी नहीं माना जाएगा, एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है ना, और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये 3 पॉइंट्स आपके कहाँ पर है, आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। आर्टिकल 21, सो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना।
और यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो ये आपके आते हैं। आर्टिकल 21 फ्री एंड कंपल्स 21A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, यानी कि इसे जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से ले और चिल्ड्रंस ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी में कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ये आपके इमरजेंसी में भी कैंसिल नहीं किए जाते। ये पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें इमरजेंसी में भी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर है आपका अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। 3 पॉइंट गिरफ्तारी से पहले कारण बताना अनिवार्य होता है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश की होती है सशरीर, और गिरफ्तार व्यक्ति को पसंद का अधिवक्ता चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 22 के तहत। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका थर्ड, ये है आर्टिकल 23 एंड 24 में इसका उल्लेख किया गया है। सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस है ना, तो ये आपका आर्टिकल 23 में कहा गया है। और 23 क्या कहता है, मानव, मैंने कहा ना प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मानव तस्करी एवं बलात्कार पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। आर्टिकल फिर है तुम्हारा 4th है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपका 25 से 28 तक जो हमारे अनुच्छेद आते हैं उनमें क्या क्या बात कही गई है, कौन कौन से राइट मिले हैं वो देखते हैं। सो आर्टिकल 25 फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियंस एंड इट्स कस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में किसी भी धर्म तथा उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट आर्टिकल 26 फ्रीडम टू कंडक्ट अ रिलीजियस मीटिंग, यानी कि किसी धार्मिक कार्य या सम्मेलन को करने की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 27 एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया विल बी कंसीडर, है ना, कंसीडर टैक्स फ्री, यानी कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को टैक्स फ्री होगा। ठीक है, प्रत्येक धार्मिक आय क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। एंड आर्टिकल 28 क्या कहते हैं, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। ये कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 28 में। अब देखो भाई, हम बात करते हैं आर्टिकल आपका नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में। आर्टिकल 29 जो है ना, ये आप लोगों का विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ना ही 19 विदेशियों को प्राप्त है, ना 15 है ना 16 है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 29 यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, और लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, भाषा, लिपि, संस्कृति की बात की गई है, इनके संरक्षण की। ठीक है, इनके अल्पसंख्यक के हित अर्थात उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति की। और आर्टिकल 30 की बात करें तो अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना ये करेंगे अल्पसंख्यक, तो इस चीज़ की भी यहाँ पर बात की गई है। शिक्षा प्राप्त करने से इन्हें नहीं रोका जा सकता है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 32 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा जिसे बताया है वो है आपका आर्टिकल 32 सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय, हार्ट जिसे कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, वो है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। As per this article, Supreme Court has the power to release some judicial writs. इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो है, केवल मौलिक अधिकारों को इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो रिट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य
चीज़ों पर भी जो है रिट को जारी कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिट्स, 5 प्रकार की न्यायिक रिट होती हैं। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, टू गेट समवन वन फिजिकली, शरीर को, यहाँ पर जो गिरफ्तार किया हुआ पर्सन है ना उसे सशरीर प्रस्तुत करना यहाँ पर अनिवार्य होता है। फिर है मैंडेमस परमादेश, ऐसी से ये उन अधिकारी या संस्थाओं के खिलाफ जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। एक होती है आपका अधिकार परीक्षा, है ना, तो उन अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है जो अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हैं। सो अब बात करते हैं आपका पार्ट 4 और जो कि आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। यहाँ पर एक तरीके, देखो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है ना तो इन्हें न्यायालय में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ये राज्य के लिए आदेश होते हैं। सो आर्टिकल 335 क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर SC ST इन पोस्ट, पदों पर आरक्षण किसके लिए, SC ST के लिए। ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बता रही हूँ। तो आर्टिकल 350 A, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशंस इन लोकल लैंग्वेज, प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देना राज्य का कर्तव्य होगा, 350A में कहा गया है। अब 351, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का विकास करना राज्य का कर्तव्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं अदर नीति निर्देशक के अलावा। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 की। नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। हम आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 को एक साथ पढ़ते हैं तो वो आपकी राज्य की भाषा समझ में आ जाएगी। आर्टिकल 37, तो यहाँ पर संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। कौन से आर्टिकल में है, 37 में है। आर्टिकल 38 में क्या है, जनता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, ठीक है, और राज्य आय की असमानताओं को कम करे, ये आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38(9) का 1, समान कार्य के लिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39(1) में दिया गया है। और लोक स्वास्थ्य राज्य का ही कर्तव्य है, तो ये आपका पब्लिक हेल्थ के लिए भी जो निर्देश दिया गया है वो किसका कर्तव्य है, राज्य का, तो ये आर्टिकल 31 का B पार्ट में है। आर्टिकल 40, ये समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत बार पूछा जाता है। और आर्टिकल 40, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायत, तो ग्राम पंचायत या पंचायती राज का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 41, राइट टू गेट वर्क, कार्य पाने का अधिकार, आर्टिकल 41 में है। न्याय संगत है मानवीय दशाएं, तो वह आपका आर्टिकल 42 में है। मिनिमम वेजेस फॉर वर्क, कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी, तो ये कहाँ पर उल्लेखित है, किसका कर्तव्य है, राज्य का, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो ये आर्टिकल 43 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44, अ वेरी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता, जो कि उत्तराखंड में भी लाने की बात चल रही है, कमिटीज बनी हुई हैं, तो गोवा एकमात्र है, 2018 में यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क, है ना, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 45 में है। अच्छा देखो, हमारे संविधान में अनिवार्य एजुकेशन की बात पहले से ही थी, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्वों में थी। बाद में 86वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में इसे कहाँ पर जोड़ा गया था, एक तो मौलिक कर्तव्य हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, और वहीं हमने 21A जहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की थी। लेकिन 45 में जो था ना, ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इसका प्रावधान यहाँ पर हुआ था, ठीक। 46,
SC एंड ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक अधिकारों का विकास और उनके शोषण के बचाव का उल्लेख या उसका जो प्रावधान है वो 46 में है। आर्टिकल 47 में पोषाहार और जीवन स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करना, लोक हित में राज्य किसी भी खाद्य और पेय पदार्थ पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। इसका उल्लेख कहाँ है, 47 में है। आर्टिकल 48 राज्य में कृषि, पशुपालन एवं वैज्ञानिक प्रणाली का विकास, ये कहाँ पर है, 48 में है। किसको निर्देश दिए, राज्य को दिए गए कि वो ये सारे करवाएगा। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A जोड़ा जाता है, जहां पर पर्यावरण की सुरक्षा और वन्यजीव के संरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो ये कहाँ किया गया, कब जोड़ा गया, ये पूछा जाता है। आपको याद क्या करना है, कौन से आर्टिकल में क्या चीज कही गई है। फिर आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा भी राज्य का कर्तव्य। तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का कर्तव्य किसका है, राज्य का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ है, फटाफट कमेंट करके बताओ जरा। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन स्टेट, राज्य में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बहुत बार पूछा गया है और ये अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया। लास्ट है आपका नीति निर्देशक तत्वों में 51 टू इंश्योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आंतरिक एवं बाहरी या फिर बाह्य शांति को कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना, ये किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये थे आपके नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख किया गया है और ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। क्या है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के लिए राज्य के कर्तव्य या राज्य को निर्देश दिए गए हैं। सो ये थे आपके इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 100% आपका एक न एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों को कराए। तो ऐसे ही आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए, मतलब करवाने हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो आप लोगों को करा दिए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी आपके आने वाले हैं 2021 के उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।